मेरे बाबा एक बहुत ही हिटलर किस्म के इंसान थे। उन्होंने पहले मेरी माँ का जीना हराम किया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी को भी ऐसा बना दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे बाबा ने अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी करवाई। जिस आदमी से मेरी शादी करवाई वो उनके दोस्त का बेटा नहीं बल्कि उनका दोस्त था और उसकी उम्र मेरे बाप जितनी थी। बहुत अजीब तरह का इंसान था वो। पहले उसकी एक पत्नी भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ इस बात पर बोलना चाहती थी, लेकिन अभी तक मेरी माँ की घर में कौन सी बात चलती थी जो अब ये बात चल जाती। मेरे बाबा ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तू दुआ कर कि तेरी ज़िंदगी अच्छी हो। कुछ दिनों बाद उस शख्स के साथ मेरी शादी हो गई। यह तो मेरे बाबा से भी ज़्यादा हुक्म चला रहा था। घर में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रखी थी और मेरा पति मुझे रोज़ अजीब तरह की गोलियां भी खिलाया करता था। जब मैं पूछती तो कहता कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बात मानना तुम्हारा धर्म है। फिर एक दिन इस घर में एक औरत आई जो मेरे पति की रिश्तेदार थी और डॉक्टर भी थी। मैंने बातों बातों में उससे पूछ लिया कि मेरा पति मुझे गोली खिलाता है, वो गोली किस चीज़ की है। उसने कहा, अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो गोली तुम दोनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। उसकी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये बात बड़े नॉर्मल तरीके से कही थी। मैं इस बात पर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि किसी और चीज़ की गोली तो नहीं है। वैसे इस आदमी के दिमाग में बहुत सारी फालतू बातें भरी हुई थी। पता नहीं क्या सोचता रहता था। इस घर में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सभी लोग समझते थे कि शायद मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बात बहुत अजीब थी कि मेरा पति, जिसका नाम राजन था, कभी कभी फ़ोन पर किसी से बात करता था और जब भी उससे बात करता मुझे कमरे से बाहर निकाल देता और अगर मैं उसके पास जाकर बैठ जाती तो खुद उठकर बाहर चला जाता। मुझे नहीं पता कि ये किससे बात करता है। पहले मुझे लगा कि जैसे कोई लड़की है, लेकिन वो लड़की नहीं थी, शायद कोई आदमी था। लेकिन अगर आदमी था तो इस तरह से चुपके चुपके बात करने की क्या ज़रूरत थी। मैं जब तंग आ जाती तो अपने घर आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी बाबा की बातें ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन बाबा किसी काम से बाहर चले गए तो मैंने सुख की सांस ली और अपने पति से कह दिया कि माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए घर नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा कि मुझे क्यों बीमार बना रही हो, ऊपर वाला सज़ा देगा, मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। फिर एक दिन अमन आया जो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसने मुझे रास्ते में देख लिया। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला था और तुम शादी करके बैठी हो। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं बहुत तंग हूँ। अब अमन भी मेरे साथ मिल गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं दूसरे दिन अपने ससुराल गई। मेरे पति को अचानक क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझे कहा कि हम लोग नैनीताल चलते हैं, ये बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर 1-2 महीना गुजारेंगे। नैनीताल जाना तो मेरा सपना था, लेकिन इस बूढ़े के साथ जाने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकती थी। वो मुझे अपने साथ लेकर नैनीताल क्यों गया, इस बात पर मैं अभी तक हैरान हूँ। 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे कोई भी पूछता कि कहाँ वहाँ जाकर क्या किया, कैसे वक्त गुजारा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मैंने सारा वक्त सोकर गुजारा है। मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं सुबह 12 बजे उठती थी और 8 बजे फिर से सो जाती थी और बीच में सिर्फ खाना खाती थी। पता नहीं ये कैसा टूर था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। मैं वापस आ गई। पीछे से अमन मेरे लिए बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने भी उसको अपना नंबर दे दिया। हमारा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और हम लोगों ने तय कर लिया कि बाकी की सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। मुझे अमन ने यह भी कहा कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, उसको किसी तरह इस दुनिया से भेज दिया जाए तो फिर सारी दौलत हमारी हो जाएगी।
मैंने अमन के साथ प्लान बना लिया। मैं अपने मायके में थी। मेरे बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा कि तुम राजन के साथ ठीक से व्यवहार नहीं रखती हो। मुझे पता चला है कि तुम घर पर नहीं रहती हो, बल्कि यहाँ आ जाती हो। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हारी शादी एक अमीर आदमी से करवाई है और तुम्हें इस बात के लिए मेरा धन्यवाद करना चाहिए। पैसे से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मैं मायके आकर अमन से मिल लेती थी, इसलिए मैंने अपने बाबा की बातें चुपचाप सुन ली थी और कह दिया कि ठीक है, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ससुराल आ गई। अपने पति के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। मैं तो यह समय अमन के साथ गुजारना चाहती थी। अमन ने मुझे अपनी बातों में पूरी तरह से मिला लिया था, या यूं कहें कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जवान था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा भी था। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी। जब हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि किसी तरह मेरी उससे दोस्ती हो जाए, पर उसने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। एक दिन उसने कहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी कि उसकी बात का मकसद क्या था। मैं अपने पति से कहती कि वो मुझे छोड़ दे, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, पर वो मेरे बाबा की तरह ही आदमी था। वो मुझे कभी भी अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते से आज़ाद नहीं करता। इसलिए मैंने गुस्से में उसके खाने में जहर मिला दिया। सुबह तक वो इस दुनिया में नहीं था और उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इसके साथ क्या हुआ है। ये जहर मुझे अमन ने लाकर दिया था। अमन ने सही कहा कि यह जहर बहुत ही अलग तरह का था। पता ही नहीं चल रहा था कि जहर दिया गया है। जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं और अमन बहुत खुश थे। अमन ने 6 महीने बाद मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे बाबा ने हाँ कह दी और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। अब हमसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में कोई और खुश नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी आसानी से हो गया। मैंने अपनी किस्मत का पासा पलट दिया था। हम लोग इतना खुश थे कि बता भी नहीं सकते थे, पर नहीं पता था कि अभी तो बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला था। पता नहीं शादी की तैयारियों का असर था या फिर क्या बात थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर पहले जैसी जान नहीं है। मैंने ये बात अमन को भी बताई। उसने कहा कि एक दफ़ा तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम घर में काम वाली रख लेंगे। शादी वाला दिन आ गया तो सुबह ही मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरी माँ ने कहा, ऐसा है तो तुम कोई दर्द की गोली खा लो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन शाम तक जब मैं बिल्कुल तैयार हो गई तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम डर रही हो। मैंने कहा कि माँ, कैसा डर? मेरी कौन सी पहली शादी है, मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है। किसी ने मुझे कहा कि ऊपर वाले से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अमन भी कमरे में आ गया। उसने भी मुझे शादी से पहले देख लिया, जबकि शादी से पहले देखना बुरा शगुन होता है। लेकिन अस्पताल तो मुझे वही लेकर गया था। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था। उसने 2-4 टेस्ट करवाए, फिर वो थोड़ी परेशान हो गई। फिर एक और टेस्ट करवाने लगी। हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया। मेरे होने वाले पति ने कहा कि हमारा तो शुभ मुहूर्त था, वो निकल गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको शुभ मुहूर्त की पड़ी है, अगर लड़की ठीक होगी तभी तो शादी होगी। मेहमानों से कहे थोड़ा इंतज़ार कर ले। उसके बाद उसने मेरे और भी बहुत से टेस्ट करवाए। मैं बहुत थक गई थी। मेरा मेकअप भी ख़राब हो रहा था। आज मेरी शादी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब डॉक्टर के हाथ में फाइनल रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मेरे होने वाले पति और मेरी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम इससे पहले कोई दवाई खाती रही हो? कोई ऐसी दवाई
जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो। पहले तो मैंने कह दिया कि नहीं, फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरा पहला पति मुझे गोली खिलाया करता था। उस गोली का कोई पन्ना मेरे पास नहीं था। लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बताओ गोली कैसी थी, और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या ये वही गोली तो नहीं थी? मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही, गोली यही थी। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि तुम पागल हो जो ये गोली खाती थी, तुम्हें पता है कि ये किस चीज़ की थी? मैंने कहा कि हाँ, एक डॉक्टर ने कहा था कि ये तो पति पत्नी के लिए अच्छी गोली है। मेरी डॉक्टर ने कहा कि वो डॉक्टर कौन थी? मैंने कहा मेरे पति की रिश्तेदार थी। तो उन्होंने कहा कि फिर उसने झूठ ही बोला था, क्योंकि वो उस वक्त डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि तुम्हारे पति की रिश्तेदार बन के बात कर रही थी, क्योंकि ये गोली खाने से एक औरत का गर्भाशय ख़राब हो जाता है और तुम औरत नहीं रही हो। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं कि मैं औरत नहीं रही, क्यों, क्या हुआ है मेरे साथ? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो शरीर औरत का था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ना तो तुम बच्चे पैदा कर सकती हो, ना ही तुम्हारे साथ कोई पुरुष शादी कर सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर में और भी बदलाव आएंगे और तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी भी उगने लगेगी, तुम्हारी आवाज़ भारी होने लगेगी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्या कह रही हैं? क्या ऐसी भी कोई दवाई होती है? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें ऐसी ही दवाई दी गई है, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मर्दों के हार्मोन खिलाए गए हैं। मैंने कहा लेकिन मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता था? मैंने तो उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा कि जो बाहर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बैठा है, अगर उसको ये सब पता चल गया तो ये तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वैसे ये सब बताना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसे बताओ या नहीं। मैंने कहा कि आप इनको कह दें कि अभी मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं ऐसे कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने डॉक्टर से बार बार पूछा था, तो उसने कहा कि सच यही है जो मैंने तुम्हें बताया है, यही सारी बात है। तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन वो भी यही सारी बात तुम्हें कहेगा। डॉक्टर ने मेरे होने वाले पति और माँ को कह दिया कि अभी शादी नहीं हो सकती, आप इसको आराम करवाइए, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं अपने घर चली गई। मेरी माँ जब मेरे पास बैठी थी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गई और आज उन्होंने सीधे जाकर ये बात मेरे बाबा को भी बता दी। मेरी माँ ने कहा कि अमन को ये सब कुछ नहीं बताओ और उससे शादी कर लो, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि इलाज करवाएंगे, पर अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। अब उसका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज़ भी बदल गई है। सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो जीते जी नर्क बनी हुई है, जिनमें कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अमन ने शादी कर ली है, मुझसे नहीं, किसी और लड़की से। अब मैंने अपने मर्द वाले हुलिये को ही अपना लिया है, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि अपनी तकलीफ़ों से हार कर आत्महत्या कर लूँ। मैंने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया है जिसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैंने 2 बच्चों को गोद भी ले लिया है। अब यही मेरे सब कुछ हैं। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।